नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत और दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक था वेद के बारे में और दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया था विदेशी लेखकों के बारे में। उन सभी से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिली, हम लोगों ने इसे देखा। और अब हम लोग देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। तो देखिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से कौन कौन सी जानकारी मिलेगी, हमें ये देखना है। देखिए, पहला पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। फिर है कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जो कि एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है, से वैदिक देवता मित्र, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा कि बोगाज कोई में कौन कौन देवता का जो नाम मिलते हैं, तो हो जाएगा मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य मतलब अश्विनी कुमार को कहा जाता है, जो आयुर्वेद के देवता थे। चलिए, नेक्स्ट में है आपका कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। देखिए, अब है कि सर्वप्रथम दुर्भीज की का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है, तो सोहगौरा अभिलेख है। क्लियर। ये कहाँ पड़ता है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सोहगौरा अभिलेख, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है? तो सोहगौरा अभिलेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न, जो खाने योग्य जो अनाज थे, उसे सुरक्षित रखने का उल्लेख है इसमें। नेक्स्ट आपका कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किसे मिलता है, तो भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। जो एरन अभिलेख किसके शासनकाल में आता है? ये भानुगुप्त के शासनकाल में आता है। चलिए, नेक्स्ट आपको कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। फिर है कि रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किसमें मिलता है, तो मंदसौर अभिलेख में मिलता है। चलिए, फिर आपको कि कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास, मतलब जो गड्ढा में घर है उसे बोलते हैं गर्तावास, गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। कौन सा काल का है, तो नवपाषाणिक पुरास्थल काल का है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ देखिए उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। चलिए, वह कि प्राचीनतम सिक्कों को कौन सा सिक्का कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है ये, आहत सिक्का, इसे जरूर याद रखिएगा। इसी को साहित्य में कासारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन शासक किया है, तो यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए, देखिए इंपॉर्टेंट है, हुई मुद्रा वाली सिक्कों में उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। चलिए, अरिकामेडु की चर्चा है, तो अरिकामेडु कहाँ पड़ता है? पुडुचेरी में। तो चलिए, अरिकामेडु से रोमन सिक्के, अरिकामेडु मतलब पुडुचेरी के जो निकट है, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए, नोट में आइए, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा को आज क्या है, प्रेजेंट में भी म्यांमार है, इसे स्वर्ण भूमि भी कहा जाता था। मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए। अब देखिए कि महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं, तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख में कौन आ जाएगा? देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये तिथि रहित अभिलेख है, मतलब इसमें कोई तिथि का वर्णन नहीं है। इसका आपको कौन सा शासक का है, ये समय का है, तो एक कलिंग राजा खारवेल का है। ठीक है, देखिए याद करने का तरीका, गुफा में क्या होता है? कंदरा, कुआं टाइप, अब बेल मीन्स क्या होता है? कुआं। तो इस तरह से हाथी गुम्फा अभिलेख का हो जाएगा आपको कलिंग राजा खारवेल। फिर देखिए, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। देखिए, आप देखिए जूनागढ़ है ना, तो जूनागढ़ गिरनार आपको रुद्रदामन में, यानी कोई गिर रहा तो उसको थाम लिया जाएगा, इस तरह से है। चलिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं, जूनागढ़ में देखिए नाग छिपा, क्या है ये, तो गिरने वाला दामन से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि जूनागढ़, तो जूनागढ़ में नाग छिपा है, यहाँ पे रुद्र छिपा है, यानी कि शंकर भगवान के गले में नाग रहता है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि शंकर भगवान के गले में नाग रहता है, तो जूनागढ़ में आपको हो गया रुद्र, शंकर भगवान को रुद्र भी बोला जाता है, यानी कि हो गया रुद्रदामन। फिर देखिए नासिक, देखिए सब याद करने के लिए, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, देखिए जिसके पास बल होता है वो सभी चीज़ को क्या करता है? नष्ट कर देता है ना, यानी नासिक हो जाएगा गौतमी बलश्री। फिर देखिए आपको हो गया प्रयाग स्तंभ लेख। देखिए प्रयाग आप सभी लोग जानते हैं समुद्रगुप्त का समय का है। ए होल, देखिए
ये होल हो गया, ये पुलकेशिन द्वितीय। देखिए होल मतलब क्या होता है, पुल को आप होल भी बोल सकते हैं, बड़ा सा होल पुल को, यहाँ पर देखिए पुल, ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय हो गया। चलिए मंद सौर अभिलेख, देखिए सौर, यहाँ पर सौर छिपा है, यहाँ देखिए यशो बर्मन, जिसमें जिसके पास सौर होता है उसका यश सभी जगह गाया जाता है, यानी यशो बर्मन हो गया, क्लियर। मंदसौर का हो जाएगा, मंदसौर का मालवा नरेश, मंदसौर का मालवा नरेश यशो बर्मन। ग्वालियर का देखिए ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज है, चलिए याद कर लीजिएगा। फिर देखिए भीतरियम जूनागढ़, ये भी फेमस है, स्कंदगुप्त के समय का। देवपाड़ा जो है आपको, ये हो गया बंगाल शासक विजय सेन के समय का हो गया। और अभिलेखों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है, क्लियर। चलिए अब आप आगे देखिए, आगे है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को कौन सी शैली कहा जाता था, तो नागर शैली। और एक मिनट रुक जाइए, और आपको और आपको देखिए दक्षिण भारत की जो शैली थी उसे क्या बोला जाता था, दक्षिण भारत की जो शैली थी उसे बोला जाता था आपको द्रविड़ शैली, क्लियर। यहाँ देखिए कि दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। कहाँ के, दक्षिणा जो पथ का जो मंदिर था, एक मिनट यहाँ पे आपको स्केच हो गया था, दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। अतः जहाँ पर दोनों का मिक्सचर हो, दोनों मिला हुआ शैली, उसे कौन सा शैली कहते हैं, तो बेसर शैली। देखिए उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और जो दक्षिणापथ में जो मंदिर का निर्माण है नागर और द्रविड़ दोनों में, उसे बोलते हैं बेसर शैली। पंचायतन क्या है, तो पंचायतन शब्द जो ऐसा शब्द है जो हिंदू मंदिर, ये जो एक शैली है हिंदू मंदिर की, एक शैली है पंचायतन शैली। इसमें क्या होता है ना, कि एक मुख्य मंदिर होता है और 4 सहायक मंदिरों से वो जो मुख्य मंदिर होता है वो घिरा होता है, ठीक है, तो उसे ही पंचायतन शैली बोलते हैं। पंचायतन शैली में मंदिर में कौन कौन है, देखिए कंदरिया महादेव जो खजुराहो में, महाब्रह्मेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, और दशावतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और गोंडेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में है। ये सभी पंचायतन शैली की मंदिर हैं। चलिए अब हम लोग देखिए इसमें पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, है ना। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे कि इतिहास का जो विभाजन है वो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक एवं इतिहास 3 भागों में किया गया है। चलिए कह रहा है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं या कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिए अब कह रहा है कि इतिहास में आपको काल में भी बांटा गया, तो काल में देखिए कि एक प्रागैतिहासिक काल हुआ। तो प्रागैतिहासिक काल देखिए क्या हुआ आपको, एक हुआ प्रागैतिहासिक, एक हुआ आद्य ऐतिहासिक, और एक हुआ इतिहास। तो प्रागैतिहासिक काल में उसे कहेंगे जिसमें कोई लिखित घटना का विवरण हमें नहीं मिलता है, जो लिखित हो। लेकिन आद्य ऐतिहासिक में होगा कि जिसमें लिखा हुआ तो है पर उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और इतिहास तो आज जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं जो लिखित विवरण हो। तो देखिए जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। और इतिहास कौन हो गया, मानव विकास को उस काल को कहते हैं जिसमें इतिहास का है तो उसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, तो उसे हम लोग इतिहास कहेंगे। चलिए अब देखिए कि देखिए संस्कृति, किसी भी राज्य का क्या संस्कृति था, जो उसके बर्तन किस तरह का था, तो वो बता रहा है कि मालवा का जो संस्कृति था तो वहाँ का बर्तन काला एवं लाल मिलता है, बुर्जहोम का धूसर रंग का मिलता है, और जोखे जो है वो लाल का मिलता है। और दक्षिण नवपाषाण में जो है आपको चमकीला धूसर है, और पूर्वी, दक्षिण में हो गया चमकीला धूसर, और पूर्वी में, यहाँ से फिर से रिपीट कर लीजिए, मालवा में काला लाल, बुर्जहोम में धूसर, क्लियर, मालवा काला लाल, बुर्जहोम धूसर, जोखे लाल, दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसर, और पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल हो गया। चलिए अब देखिए कि ज्ञानी मानव, जिसे हम लोग साइंस की भाषा में होमो सैपियंस भी कहते हैं, यानी ज्ञानी मानव का जो प्रवेश है धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। फिर आपको कि पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था।
और शिकार पूर्वापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। आग का आविष्कार कब हुआ? पूर्वापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। चलिए, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में आई है, ठीक है। और उसने सबसे पहले किससे पालतू बनाया है? तो कुत्ता को बनाया है। मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया है सबसे पहले, और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? औजार कुल्हाड़ी, जो कहाँ से प्राप्त हुआ? अतिरम पक्कम से प्राप्त हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं, जो पहली फसल है, एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो यूज किया गया वो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिहिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। फिर देखिए आपको है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे, और रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूर्वापाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूर्वापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1867 ईस्वी में CL कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण की खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। ये क्लियर हो गया। फिर आपको कि भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। और भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। चलिए देखिए, असम का श्वेतब्रूक गिब्बन जो है वो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी है जो असम में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनाम गांव ताम्र युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव जो थी वो ताम्र युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरबी संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। और देखिए जीवाश्म पर कहाँ से मिला? सबसे पहले शिवालिक की पहाड़ियों से। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के चलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। चलिए, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। और देखिए कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनगणना का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता।